आप सभी छात्र कृपया ध्यान से मेरी बात सुनें। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लेना। इतनी सरल भाषा में बिल्कुल कहानी के रूप में हमने समझाया है। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एक ही वीडियो में हमने पूरा चैप्टर समझाया है। आप सिर्फ एक वीडियो देख लें, पूरे पाठ के उत्तर आपको एक ही वीडियो में याद हो जाते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो देख लें। आज अपना यह है कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के रिवीजन टेस्ट का फुल वीडियो है, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप वार्षिक परीक्षा के लिए भी याद कर लें। और आपका जो पेपर है इसके उत्तर अब जब आप कॉपी में लिख रहे हैं तो इन उत्तरों को लिख सकते हैं। और आप 80 में से 80 अंक, मतलब 70 में से 70 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल में नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है भ्रूणपोष के बारे में। तो भ्रूणपोष क्या होता है? पोष से मतलब ही है पोषण प्राप्त करना। ऐसी कोई रचना है जो पोषण प्रदान करती है। तो पूरा उत्तर क्या है? जब द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तो एक त्रिगुणित पोषक रचना बनती है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अभी यह आपके सामने 2 नंबर में आया है। अगर 2 नंबर में नहीं आता तो 1 नंबर में ओटी में जरूर आता है, इसे आप ध्यान रखें। अब है आपके सामने प्रश्न नंबर 6। परखनली शिशु क्या है? परखनली का मतलब टेस्ट ट्यूब, जो प्रयोगशाला में रहती हैं टेस्ट ट्यूब, उसी की बात हो रही है परखनली। तो इसमें क्या होता है, स्त्रियां जब गर्भ धारण करने की योग्य नहीं होती हैं तब उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक के द्वारा बच्चे को उत्पन्न किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस अंडाणु को परखनली में लेकर, मतलब टेस्ट ट्यूब में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण अब स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर इसका पूर्ण विकास होता है। और इस प्रकार उत्पन्न हुए शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं। ठीक है, विस्तार से आप हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो ज़रूर देखें। आपको एक ही वीडियो में समझाया जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये गारंटी है आपके लिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हीमोफीलिया। और आप सभी जानते हैं हीमो माने होता है रक्त, जैसे आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न आपका याद हो जाता है। हीमोफीलिया को राजसी रोग भी कहते हैं। इस रोग में जरा सी चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे रक्त बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, इसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। एक्रोसोम के कार्य लिखिए। पहला कार्य है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन करना, पाचक एंजाइमों का श्रावण करना। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्न कारणों से किया। एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, सही बात है। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी
पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, सही बात है। बिम्बुसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है, सही है। मटर के पौधे में विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक लक्षण मिलते हैं, जैसे लंबे व बौने पौधे, गोल व झुर्रीदार बीज वाले पौधे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। टीकाकरण किसे कहते हैं या उसका महत्व। आप सभी जानते हैं बचपन में सभी के टीके लगते हैं, देख लेना। ऐसी औषधि जिसमें किसी रोग के कमजोर रोग कारक जीव होते हैं, जिसे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा के उस रोग के प्रति प्रतिरोधकता को उत्पन्न किया जाता है, उसे वैक्सीन या टीका कहते हैं। और इस टीके को जंतु के शरीर में प्रविष्ट कराना ही टीकाकरण कहलाता है। जैसे पोलियो वैक्सीन, आप सभी ने पोलियो की दवाई खुराक 2 बूंद जिंदगी की आपने पी है, आप जानते ही हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या देखते हैं। जब 2 शुद्ध गुणों लंबा व बौना पौधा का संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण प्रकट होते हैं व अप्रभावी गुण प्रकट नहीं होते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आपको चित्र बनाना है, ध्यान रखें। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। प्रतिजैविक। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, इंग्लिश में से एंटीबायोटिक कहते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं या सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। मतलब क्या है, यह जो एंटीबायोटिक होते हैं एक सूक्ष्म जीव से बनते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, यह है एंटीबायोटिक। और आप सभी जानते हैं, आप किसी भी बीमारी का इलाज कराएं आपको एंटीबायोटिक दवाई जरूर दी जाती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। इसे तो हम यहाँ पर आपको बता ही रहे हैं, इसके अलावा इनकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बोर्ड पर समझाया है। आपसे बीजांड के बारे में पूछा है और उसके चित्र के बारे में पूछा है, तो हम भाषा आपको बता रहे हैं और चित्र आप अपनी किताब से देख लें। और बहुत ही सरल भाषा में है सब कुछ। बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे बीजांड ग्रंथ कहते हैं। बीजांड ग्रंथ बीजांड से जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। नाभिका वाला भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है। बीजांड एक द्विस्तरीय आवरण से घिरा होता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही आवरण होता है, इसलिए यह बीजांड काय को पूर्णतः ढक नहीं पाते हैं। इस कारण बीजांड का कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधारी भाग निभाग कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। तो देखो, नाम से ही स्पष्ट है, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन, मतलब शुक्राणु का जनन अंडाणु का जनन। शुक्राणु कहाँ बनते हैं आप सभी जानते हैं, वृषण में बनते हैं, ठीक है।
अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं, आप सभी जानते हैं, बस उसी से उत्तर आपको बनाना है। शुक्राणु जनन, इस क्रिया में वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस क्रिया में अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा है आपका, इस विधि में वृषण की जर्मिनल एपिथीलियम कोशिकाओं के परिपक्वन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है। इसमें लिखना है अंडाशय की जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा प्राथमिक oocyte बनता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के विभाजन से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। इसमें लिखना है आपको प्राथमिक oocyte के विभाजन से 1 अंडाणु व 3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। इस पर तो ओटी भी आती है, कितनी ध्रुवीय काय बनती हैं? तो 3 बनती हैं। अब है शुक्राणु में पीतक नहीं पाया जाता है, अंडाणु में पीतक पाया जाता है। शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं, अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। क्या है? जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। तो इसकी हम पहले परिभाषा दे देते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है किसी क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करती हुई जनसंख्या। जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हैं, इन्हें देख लेते हैं अपन। पहला है जन्म दर में वृद्धि। अब देखा गया है कि जहां पहले समय में बच्चे जन्म लेते समय मृत्यु को अधिक प्राप्त होते थे, लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण जन्म दर में वृद्धि हो गई है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी होना भी है। जहां पहले बीमारी के कारण शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है। सही बात है। अब है जीवन आयु में वृद्धि। सही बात है। जहाँ पहले के लोगों में आयु कम थी, लेकिन आज व्यक्ति की औसत आयु 70 से 75 साल हो गई है। यह सब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और पोषण की उच्च गुणवत्ता के कारण हुआ है। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण अशिक्षा भी है। विकासशील देशों में यह बहुत बड़ी समस्या है। जो अशिक्षा वाला पॉइंट है, तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण यही है। फिर है पुत्र प्राप्ति की चाह। अशिक्षा के कारण कई व्यक्ति पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं और वह पुत्र की चाह में और बच्चों को जन्म देते रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कारण है अशिक्षा, आप सभी को लिखना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? बहुत ही सरल है, आप सभी जानते हैं। देखो, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका में 23 जोड़े माने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े समान होते हैं और 23 वाला होता है। पुरुष में 22 प्लस XY होता है और स्त्रियों में 22 प्लस XX होता है। ठीक है, तो इनमें 22 जोड़े एक समान होते हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, वह 23वां जोड़ा अन्य से भिन्न होता है। समझ रहे हैं ना बात आप? 22 प्लस XS और 22 प्लस XY, तो 23वां जोड़ा अन्य से भिन्न होता है। इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को XY से व्यक्त करते हैं और मादा के 23वें जोड़े गुणसूत्र को XX से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आप देख करके लिख लीजिए अच्छे से। समझाने के लिए आपको हम बाद में समझा देंगे, आप लिख लें अच्छे से। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। DNA अंगुली छापन फिंगर प्रिंटिंग किसे कहते हैं? यह बहुत ही सरल है, इसको पहले हम आपको बिल्कुल थोड़ा सा बता देते हैं
तो उसमें क्या होता है देखो, किसी व्यक्ति से सैंपल ले लेते हैं, उसमें डीएनए होता है और हमें पता है कि वह व्यक्ति अपराधी है, तो उसका भी डीएनए का सैंपल ले लेते हैं। फिर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अगर दोनों का रेडियोग्राफ एक सा लगे तो माने तो ये अपराधी है। ठीक है, अब पूरी बात देख लेते हैं। डीएनए अंगुली छापन फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए खंडों को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन द्वारा, किसके द्वारा? विदलन द्वारा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ध्यान दें आप, विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या अंगुली छापन कहलाता है। इसकी खोज एलेक जेफ्रॉय ने की थी। प्रत्येक जीव का डीएनए उसके माता पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बिछड़े बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। इस तकनीक द्वारा कपड़े पर प्राप्त रक्त के धब्बे भले ही वे वर्षों पुराने हों की सहायता से अपराधी की पहचान भी कर सकते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला हैदराबाद में है। कहाँ पर है प्रयोगशाला? हैदराबाद में है। अब इसको कैसे करते हैं, इसकी तकनीक क्या है, इसकी प्रयोग विधि क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्रम से समझा है और क्रम से ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के शरीर की कोशिका से, रक्त से व बालों की जड़ों एवं वीर के धब्बों से डीएनए को प्राप्त किया जाता है। अब देख लेते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक। तो यह तकनीक बहुत ही सरल है और अभी आप सिर्फ कॉपी में लिख लें। हम आपको इस तरह से मात्र 10 मिनट में इस तरह से समझा देंगे कि आप ज़िंदगी भर इसका उत्तर नहीं भूल पाएंगे। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इसको देख लेते हैं। पहले नंबर 1 क्या है? एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के लिए, एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के लिए व्यक्ति के शरीर की कोशिका से, रक्त से व बालों की जड़ों एवं वीर के धब्बों से डीएनए को प्राप्त किया जाता है। मतलब अपन ने सैंपल डीएनए प्राप्त कर लिया। फिर इस सैंपल डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से पचाया जाता है। फिर इसके बाद डीएनए को क्षारीय विलयन से उपचारित करके एक हरी श्रृंखला में बदला जाता है। इसके उपरांत डीएनए को बाहर संतृप्त फिल्टर पेपर के द्वारा छाना जाता है। अब छनित डीएनए को पेपर टॉवल के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली को रख दिया जाता है। अब इसके ऊपर 0.5 ग्राम का वजन रात भर के लिए रख देते हैं। ऐसा करने से नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली एक हरे डीएनए अणु को अपने अंदर बंधित कर लेती है। अब नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली को 8 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे डीएनए इस झिल्ली पर स्थित हो जाता है। इसके बाद डीएनए का रेडियोग्राफ तैयार कर संबंधित व्यक्ति से प्राप्त डीएनए के रेडियोग्राफ से मिलाया जाता है। अगर मिल जाता है तो उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। एल्कोहल व ड्रग्स के हानिकारक प्रभाव की सूची निम्न है। एल्कोहल ड्रग्स से होने वाले हानिकारक दुष्प्रभाव। तो आप इसमें नंबर लिख लें, इसमें नंबर तो नहीं लिखे हैं, आप नंबर लिख लें। मस्तिष्क की शरीर पर नियंत्रण क्षमता में कमी हो जाती है। अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति सही और गलत के बारे में नहीं सोच पाता है।
एल्कोहल के अधिक सेवन से यकृत मतलब लिवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से अन्य रोग की संभावना ज़्यादा होती है। ये सही बात है, ध्यान रखें। लिवर फैटी हो जाता है, मतलब लिवर में क्या है, वसा जम जाती है। अब है ड्रग्स के दुष्प्रभाव। अभी आप टीवी में देख ही रहे होंगे, ड्रग्स के कारण कई व्यक्ति हीरो पकड़े जा रहे हैं। ड्रग्स के दुष्प्रभाव। ड्रग्स श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। हृदय पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं। गर्भवती महिला अगर ड्रग्स का प्रयोग करती है तो उसके साथ ही, मतलब महिला के साथ ही, उसके बच्चे की मानसिक और शारीरिक बुद्धि मंद हो जाती है। प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। समय पूर्व गंजापन भी आ जाता है। कितने दुष्प्रभाव ड्रग्स के। ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बारे में हर्षे और चेज ने प्रयोग किया है, जिसे आप देख करके लिख सकते हैं। अतः इन प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि डीएनए जनक जीवाणु भोजियों से संतति जीवाणु भोजियों में संचरित होता है, जबकि प्रोटीन संचरित नहीं होता है। अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।